गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का लेसन 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक व लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, अम्ल क्या होते हैं? तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सारी वस्तुएं साइंस की लैंग्वेज में या तो ठोस हैं या द्रव हैं या फिर गैस अवस्थाएं में हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और उन्हें परमाणु कहा जाता है। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार से कई यौगिकों का एक समूह होता है और हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब चीज़ें या तो एसिड हैं या बेस हैं या फिर सॉल्ट्स हैं। और ये सब एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि जो अम्ल, क्षारक एवं लवण जो हैं ये सब कंपाउंड्स के ग्रुप हैं। तो एसिड क्या हैं जरा हम देखते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया हुआ है जिसका अर्थ है खट्टा। और यदि एसिड्स के हम एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल से पहले हम सबसे पहले एसिड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर एकरेंस के आधार पर एसिड्स को दो भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि बच्चों कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे, जैसे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि लेमन, संतरा होता है, संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल यानी कि सेब होता है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटो, टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक अम्ल हैं। और ये क्या है? अम्ल की कैटेगरी हो गई। इसी प्रकार से दूसरे कैटेगरी हो गई इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वो अम्ल जो हमें कहाँ से मिलेंगे? अर्थ में जो मिनरल्स होती हैं, चट्टान होती हैं, खनिज होते हैं, उनसे हमें मिलेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक अम्ल कहेंगे। इनऑर्गेनिक अम्ल में कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल जिससे कि HNO3 कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे अम्ल क्या करते हैं? जब इन्हें जल में हम क्या करते हैं? घोलते हैं। HCl तो क्या है बच्चों? एक गैस है। और जब इस गैस को हम पानी में घोलेंगे तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? AQ, एक्वस से। तो HCl पानी में घोलने पर हमेशा H+ आयन देते हैं और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन देते हैं। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो भी 2 हाइड्रोजन के आयन देते हैं और 2 सल्फेट के आयन्स देते हैं। नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलने पर यह भी H+ एक आयन देता है और नाइट्रेट का एक ऋण आयन देता है। तो इस प्रकार से सभी अम्ल पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। पर बच्चों ये डेफिनेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके आगे कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोनियम आयन कहते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ये भी परिभाषा क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं पानी में उपस्थित पानी से क्रिया करके क्या बना सकते हैं? H3O पॉजिटिव। तो इस प्रकार वो पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और पुनः हाइड्रोजन या पानी से क्रिया करके जो हाइड्रोनियम आयन देंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो अम्ल का वर्गीकरण एक तो हो गया अकॉर्डिंग टू दियर एकरेंस, ऑर्गेनिक अम्ल और इनऑर्गेनिक अम्ल। इस प्रकार से अम्ल का क्लासिफिकेशन हम दूसरे टाइप से करेंगे वियोजन के आधार पर। तो वियोजन के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें होते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोब्रोमाइड, HCl, H2SO4, HNO3 और HBr। और इस प्रकार से दूसरा अम्ल हो गया वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। इनके एग्जाम्पल हैं एसिटिक अम्ल CH3COH, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। अब हम बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे और वीक एसिड किन्हें कहेंगे, मतलब परिभाषा से हम कैसे इन्हें परिभाषित करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो अम्ल होंगे जिनको हम जल में घोलने पर उनके संपूर्ण अणु या कंप्लीट जो अणु होंगे वो पानी में वियोजित हो जाएंगे। सपोज इसे हम कैसे समझा सकते हैं? जैसे कि हमने विलयन में 500 अणु किसके हैं? HCl के हैं। और इन्हें यदि हम जल में घोल रहे हैं तो HCl के 500 अणु जो हैं वो जल में कंप्लीट घोल करके क्या दे रहे हैं? H+ आयन दे रहे हैं। तो उनको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड।
बट बच्चों वीक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है। सपोज यदि 500 अणु एसिडिक एसिड के हमने लिए हैं और उन्हें हमने पानी में घोला है, तो इसमें से अधिकतर तो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, बट कुछ क्या नहीं हो पाते हैं, कुछ कंप्लीटली नहीं घुल पाते हैं। इसलिए इन्हें इस टाइप से उत्क्रमणीय, ये जो साइन दिया हुआ है इस चिन्ह से इन्हें दिखाते हैं कि इनका जो है पूर्ण रूप से डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से ये आयनाइज नहीं हो पाते, आयनिक नहीं हो पाते। कुछ इसमें आयनाइज होते हैं और कुछ आयनाइज कंप्लीटली नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से इनको ऐसे दिखाते हैं। और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट हो करके क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ये प्रबल अम्ल और वीक अम्ल में अंतर हो गया। इस प्रकार से अम्ल की तीसरी कैटेगरी है, अम्ल को हम सांद्रता के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड अम्ल और डाइल्यूट अम्ल, मीन्स सांद्र अम्ल और तम्ल अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं, इन अम्लों में पानी की तो क्या होगी, कम मात्रा होगी, मीन्स पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा। और दूसरे कैटेगरी है डाइल्यूट अम्ल, जैसे डाइल्यूट HCl हमने लिया है, तो यहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा जब क्या हो, ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट अम्ल। अब चलते हैं बच्चों हम क्षार की ओर। क्षारक क्या होते हैं, यानी कि बेस। जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षारक स्वाद में जनरली कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जलीय आयन में ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे कि अम्ल होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो क्षारक क्या देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो इसमें भी बच्चों क्षारक की वही कैटेगरी हो जाएगी, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षारक में कौन सा है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि NaOH को जब हम जल में घोलेंगे तो क्या देंगे, वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर क्या देंगे, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जल में घोलने पर 2 कैल्शियम के धन आयन, कैल्शियम के 2 धन आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो यानी कि सारे क्षारक जो हैं जल में घोलने पर एक जैसे आयन, कौन से आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और इसी टाइप से जो स्ट्रॉन्ग बेस में, यानी कि जो प्रबल क्षार थे, इनमें हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि NaOH, KOH मैंने बता ही दिया था। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, प्रबल अम्ल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बता दिया था। इसी प्रकार जो वीक बेस है, यानी कि दुर्बल क्षारक है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बता दिया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, दुर्बल क्षारक है। ठीक है, दुर्बल क्षारक क्या करेंगे, जब इनको जल में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा साइन जो है रिवर्सिबल डायरेक्शन का रहेगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, सूचक, जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो बच्चों सूचक जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार से क्रिया करके अपना रंग और गंध बदल देते हैं। यानी कि किसी विलयन में यदि हमें चेक करना है कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। यानी कि सूचक किसी दिए हुए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन है बच्चों, जैसे लिटमस। बच्चों जो लिटमस होता है ये थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन हम सभी को पता है कि लाइकेन क्या करता है, सहजीविता का गुण प्रदर्शित करता है, जिसमें कवक और शैवाल जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों हमें लिटमस पेपर कैसे प्राप्त होता है, सबसे पहले लाइकेन से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें लाइकेन से फिल्टर पेपर प्राप्त होता है। और फिल्टर पेपर को लिटमस घोल में हिलाने से या डुबाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लिटमस हमें इनडायरेक्टली जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक सूचक में और होते हैं हमें लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल और हल्दी, ये सब जो है प्राकृतिक सूचक है। अब है कृत्रिम सूचक, जो मनुष्य द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा
उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। ये कैसे होंगे? रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे मनुष्य ने खुद बनाए हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। तीसरे टाइप का है गंधीय सूचक, जिसको ऑल्फैक्टरी सूचक भी कहते हैं, और इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। और इस प्रकार के सूचक के एग्जाम्पल हैं प्याज और लौंग का तेल। अच्छा बच्चों, अब ये हम देखते हैं कि ये सूचक जो हैं अम्ल के साथ में और क्षार के साथ में कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं। सपोज प्राकृतिक सूचक में हम जब लिटमस पेपर लेते हैं तो लिटमस पेपर को अम्ल के साथ में ये कैसा रहता है? लाल रहता है। सपोज कोई नीला लिटमस पेपर यदि हम अम्ल में डालें तो कैसा हो जाएगा? लाल। और जो लाल लिटमस पेपर होगा तो वो लाल ही रहेगा। किसके साथ में? अम्ल के साथ में। अब लिटमस पेपर जो है क्षार के साथ में कैसा हो जाएगा? नीला। सपोज कोई लाल लिटमस पेपर है तो क्षार के साथ में वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जो नीला लिटमस पेपर क्षार के साथ में कैसा हो जाएगा? वो नीला ही रहेगा। सेकंड है लाल पत्ता गोभी का रस। अम्ल के साथ में क्रिया करने पर वो लाल हो जाता है और क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा हो जाता है? वो हरा हो जाता है। जैसे हल्दी है बच्चों, हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है और क्षार के साथ वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसे बच्चों हम जनरली देखा है कि हमारे कपड़ों पर ही सब्जी के दाग पड़ जाते हैं और सब्जी में इनडायरेक्टली क्या है? हल्दी है। और जब हम उन्हें धोते हैं, साबुन से धोते हैं, और साबुन कैसा है? एक क्षार है, NaOH होता है साबुन में, मतलब सोडियम सॉल्ट होता है। तो क्षार के साथ क्रिया करने पे कैसा हो जाता है? हल्दी का दाग लाल हो जाता है। धूप में सुखाने पर कैसा हो जाता है? लाल। तो ये क्या है? इसी की वजह से हमें दिखाई देता है। फोर्थ है हाइड्रेंजिया के फूल का रस है। यह अम्ल के साथ क्रिया करने पर नीले रंग का हो जाता है और क्षार के साथ में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। अब हम आते हैं कृत्रिम सूचक पे। फिनोल्फथेलिन है बच्चों। फिनोल्फथेलिन जो होता है अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है और क्षार के साथ क्रिया कराने पर कैसे हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है। अम्ल के कांटेक्ट में आने पर ये लाल रंग का हो जाता है और क्षार माध्यम में इन्हें प्रवाहित करने पर ये कैसे रंग का हो जाता है? पीला हो जाता है। गंधीय सूचक में जैसे प्याज का रस है। तो बच्चों जैसे प्याज के रस का हम जैसे कैसे क्रियाकलाप कर सकते हैं कि सपोज हमने एक प्याज का पीस लिया और उसे कपड़े में बांध दिया, रात भर हमने फ्रीज में छोड़ दिया और फ्रीज से हमने अगले दिन बाहर निकाला और अब हमने कपड़े के 2 पीस कर दिए। अब एक पीस में जो है, कपड़े के एक पीस में हमने अम्ल डाला और कपड़े के दूसरे पीस में हमने सपोज क्या डाला? क्षार डाला। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जो अम्ल होता है, अम्ल की वजह से उस कपड़े में कैसे कैसे गंध हो जाती है? उसमें जो हो जाती है बहुत तेज गंध हो जाती है। और दूसरे कपड़े जिसमें हमने क्षार की बूंद डाली थी उसमें कोई भी गंध नहीं आती है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से गंधीय सूचक में जैसे है वेनिला एसेंस। ये वेनिला एसेंस बच्चों जनरली आइसक्रीम जो फैक्ट्री होती है उसमें फ्लेवर के लिए ये यूज़ करते हैं। वेनिला आइसक्रीम में यूज़ करते हैं इसको। तो वेनिला एसेंस जो है अम्ल के साथ क्रिया कराने पर इसकी गंध कैसी रहती है? एक जैसी रहती है और बेस के साथ में इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार लौंग का तेल है। लौंग के तेल में अम्ल के साथ में क्या होगा? वैसी ही गंध बनी रहती है और क्षार के साथ में इसमें कोई भी गंध इसमें नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। तो बच्चों सभी अम्ल और क्षारक धातु के साथ क्रिया करने पर हमेशा लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या कहा मैंने? अम्ल और क्षार दोनों ही धातु से क्रिया करने पर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि यदि हमने कोई अम्ल लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, जिंक धातु के साथ क्रिया कराने पर ये क्या देता है? जिंक क्लोराइड लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। कोई क्षार लिया है हमने, सपोज ये कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। कौन सा लवण? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित करते हैं। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि सपोज इस क्रिया में जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पॉप टेस्ट करते हैं। पॉप टेस्ट
दिखाता है कि किसी भी अम्ल के साथ में यदि हम धातु की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, वहां पे कंफर्म हो जाती है। तो इसके लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम चित्र 2.1 में देख सकते हैं। जैसे कि ये है चित्र मैंने बनाया है आपके लिए। ये देखो बेटा, टेस्ट ट्यूब में एक परखनली ली है मैंने, और परखनली में हमने क्या लिए हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े लिए हैं। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, सपोज अम्ल हमने डाला है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इन दोनों की क्रिया से, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हमें यहाँ से दिख रहे हैं, ये प्रवाह नली से होते हुए हम इसे एक टब में इकट्ठा कर लेते हैं जिसमें साबुन का विलयन होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए साबुन के बुलबुलों में भर करके इस टाइप से बच्चों बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देती है। और जब ये बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है तो हम इसके आगे जब जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है पॉप ध्वनि के साथ में, यानी कि फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा रासायनिक गुण है कि क्षार और धातुओं की हम कराएंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से कैसी क्रिया होती है। तो अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है और जल का भी निर्माण होता है। जैसे कि हम अम्ल लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या मिल रहा है, लवण सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और वाटर यहाँ पे बन रहा है, यानी कि HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O। और बच्चों क्षार के साथ में इनकी कोई क्रिया नहीं होती है, किनकी, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेटों की कोई क्रिया नहीं होती है। अब यदि अम्ल की बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करा दें तो भी हमें सेम वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमें ऊपर मिले थे। देखो लवण मिलता है, यहाँ भी लवण मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहाँ भी वही निकली थी, जल का निर्माण होता है, यहाँ भी वही हुआ था। तो किसी भी अम्ल को धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों से क्रिया कराने पर हमेशा एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लवण, CO2 और जल ही प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी NaCl, CO2 और जल हमें प्राप्त होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, इसमें चूने के पानी का टेस्ट करते हैं कि यदि हम कह रहे हैं कि यदि हमने किसी धातु को या किसी धातु कार्बोनेट या किसी धातु कार्बोनेट को हमने अम्ल में से होकर प्रभावित किया है या क्रिया कराई है अम्ल से, तो लवण प्राप्त हो रहा है और CO2 गैस निकली है। तो अब हम उत्पादित यहाँ पर CO2 गैस को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं और उससे हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हम चित्र 2.2 में देखेंगे कैसे होता है। ये चित्र है, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें बच्चों हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट लिया है हमने, और क्या लिया है, ये अम्ल है, तनुकृत हमने HCl लिया है। तो HCl में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर हमने क्या कहा, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकास नली से होते हुए कहाँ आ रही है, हम इसको CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रभावित करते हैं, और चूने का पानी का सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों चूने का पानी ये बनता कैसे, इसे देखिए, चूने का पानी होता क्या एक्चुअल में, कैल्शियम ऑक्साइड लैब में अवेलेबल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसमें हम यदि पानी मिला दें तो तब हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम चूने का पानी कहते हैं। तो चूने का पानी को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और जो यहाँ से CO2 निकली थी, इसको हम जब चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो हम देखते हैं कि चूने का पानी कैसा हो जाता है, मिल्की, दूधिया हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों, यदि हम अभी तो हमने देखा कि चूने का पानी क्या हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है। अब बच्चों यदि हम क्या करें, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर दें तो हमें चूने का पानी जो है कैसा अवक्षेप बना रहा है। देखो ये चूने का पानी है और उसमें हमने क्या डाल दी, ज़्यादा CO2 यदि गैस प्रभावित कर दी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो अवक्षेप प्राप्त होता है इस अवक्षेप को कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। तो
तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे अवक्षय प्राप्त होता है। देखो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, इन दोनों की क्रिया से हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल। और अधिक मात्रा में यदि हम CO2 प्रभावित कर देंगे तो हाँ, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अवक्षेप आया था इसमें इस CO2 प्रभावित करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3 होल ट्वाइस, जो कि क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है तीसरी प्रॉपर्टी है कि अम्ल और क्षारों की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि बच्चों जब अम्ल और क्षार क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। और बच्चों इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होती है बच्चों कि जब एक अम्ल क्षार से उत्पन्न प्रभाव को समाप्त कर दे, यानी कि जब अम्ल क्षार एक दूसरे द्वारा जो उत्पन्न कर रहे हैं उस प्रभाव को वो समाप्त कर दें, यानी कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया करने पर लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है और इसे ही उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, HCl क्या है, एक अम्ल है। तो NaOH के HCl से क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लवण प्राप्त हो रहा है और जल। कैसे होता है ये चीज़ें बच्चों, क्योंकि क्षार में क्या होता है NOH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन और अम्ल में क्या होते हैं हाइड्रोजन आयन, तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यदि हम कोई प्रबल अम्ल लें और दुर्बल क्षारक ले लें तो हमेशा क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा। जैसे देख लेते हैं, प्रबल अम्ल जो है सपोज मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दुर्बल क्षारक लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, अम्लीय लवण होता है और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल जैसे कि मैंने लिया है एसिटिक अम्ल और प्रबल क्षारक यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपस में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, क्षारीय लवण यानी कि सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल, जैसे मैंने लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रबल क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया कराने पर उदासीन लवण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है जो कि एक उदासीन लवण है और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षारक से क्रिया कराने पर उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कि दुर्बल अम्ल यहाँ पर है एसिटिक अम्ल और दुर्बल क्षारक यहाँ पर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके आपस में क्रिया कराने पर अमोनियम एसिटेट प्राप्त होता है CH3CONH4 जो कि उदासीन लवण है और जल का निर्माण होता है। फोर्थ रासायनिक अभिक्रिया है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो बच्चों सभी अम्ल जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराने पर लवण का निर्माण और जल का निर्माण भी करते हैं, यानी कि लवण और जल हमें प्राप्त होंगे। धात्विक ऑक्साइड सपोज हम ले लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो कॉपर का ऑक्साइड लिया हमने और उसको हमने अम्ल के साथ क्रिया कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का नीला विलयन हमें प्राप्त होता है और जल का निर्माण होता है। तो विलयन हमें नीला क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और Cu यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, तो ये आपके जो क्यूप्रिक आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे नीले रंग के होते हैं। अच्छा बच्चों, जो यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड होता है इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है क्षारीय, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड इस प्रकार के जो इनके जो उदाहरण हैं जिनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, कौन कौन है, CuO, कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ क्रिया। अब कोई भी बच्चों अधात्विक ऑक्साइड है, जैसे कि हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड और क्षारक क्या लिया है, यहाँ पे ये क्षार नहीं है बच्चों, क्या है ये क्षारक है, इसके आप देख लीजिए। क्षारक हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लवण, कौन सा लवण, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी सेम पिछले की तरह लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं। और बच्चों जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रवृत्ति में अम्लीय, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और ये क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। अब बच्चों देखो जलीय विलयन में जो हमने अभी सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था अम्ल और क्षारक की परिभाषा डिस्कस करी थी कि जल की उपस्थिति में सारे अम्ल H+ आयन देते हैं। ये किसका प्रिंसिपल था, ये था आर्हीनियस का प्रिंसिपल।
और बाकी बच्चों लुईस के भी हैं, ब्रोंस्टेड ल्यूरी थ्योरी है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, पर फिलहाल 10th के लिए आपका ये आर्हीनियस प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है अम्ल की कि वो पदार्थ जो जल में घुलने पर कौन क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन किस रूप में पाए जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाएंगे, उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी कि जो अम्ल में उपस्थित H+ होंगे वो वाटर से क्रिया करके क्या देंगे, H3O आयन देंगे। जैसे HCl है, पानी से मिलके क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे, H3O पॉजिटिव देंगे। तो सभी अम्ल जो है बच्चों जल से क्रिया करके क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार जल की उपस्थिति में क्षारक कौन से आयन उत्पन्न करेंगे, यह भी डिस्कस किया था हमने, हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। तो जो घुलनशील क्षारक होंगे बच्चों जल में, उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्षार, यानी कि इन्हें एल्कली कहते हैं। तो जैसे NaOH, KOH, ये क्या होते हैं बच्चों, जल में घुलनशील होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार या एल्कली कहते हैं। यानी कि बच्चों सभी क्षार जो हैं क्षारक होते हैं, लेकिन सभी जो बेस होंगे वो क्या नहीं होंगे, एल्कली नहीं होंगे। अच्छा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम प्रैक्टिकल करते समय, जैसे हम कि एसिड को, कि कोई कंसिडर्ड एसिड है, यानी कि कोई प्रबल सांद्र कोई हमारे पास अम्ल है और उसको हमें डाइल्यूट करना है, तो सांद्र अम्ल को यदि हमें क्या करना है, डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, जनरली आप कहेंगे भाई कि अम्ल को डाइल्यूट करना है तो उसमें चलो जल मिला देते हैं। भाई कुछ भी कर सकते हैं ना कि भाई हमें कंसिडरेट को डाइल्यूट करना है तो जल मिला देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों फ़र्क पड़ता है। ये देखो यहाँ पर 2 डायग्राम बने हुए हैं कि यदि हमें किसी कंसिडरेट अम्ल को यदि हमें डाइल्यूट करना है तो उसमें जल मिलाते समय कैसे करना है। आप इसे ऐसे नहीं मिलाएंगे, ये वाला जो आपका मेथड है वो क्या है, रॉन्ग है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बीकर में जल लेंगे और तब जो है कम मात्रा में हम क्या करेंगे, अम्ल को ऐड करेंगे। इस प्रकार से कोई भी कंसिडरेट अम्ल को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो ये वाला जो मेथड हम लोग जो है प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे बच्चों। इस टाइप के यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि बच्चों जनरली जो है किसी भी अम्ल में यदि हम पानी मिलाते हैं, मतलब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, क्योंकि इसमें पानी तो मिल ही रहा है ना। अम्ल में पानी मिलाएंगे बच्चों तो क्या होती है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा जो है बहुत मात्रा में यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। हमें जनरली जो है बीकर हमें गर्म फील होता है और जल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो बच्चों यदि आप ये चीज़ करोगे, जल को यदि आप अम्ल में मिलाएंगे तो ये क्यों हैजार्डस हो जाती है, क्यों इसमें हार्मफुल है आपको, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, तो ऊष्मा बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा यहाँ भी निकलती है, बट यहाँ पे जो है ऊष्मा सडनली निकलेगी, अचानक निकलेगी, और हो सकता है कि आपका कांच का पात्र टूट सकता है और हो सकता है कि मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है यदि आप इस टाइप से करेंगे। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, हीट तो निकलेगी, क्योंकि भाई अम्ल को जल में मिलाने से हीट तो निकलेगी, लेकिन क्या होगा, हीट जब निकलेगी तो जल के अणु उससे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल पहले से मौजूद है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस हीट को क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और उससे यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो ग्रेजुअली होगी, मतलब धीरे धीरे होगी, इसलिए यहाँ पे हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। जबकि यहाँ पर जो है सडनली मात्रा में अचानक हीट निकलेगी, इससे हमारे हाथ जलने का, हमको नुकसान होने का खतरा है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमें अम्ल में जल मिलाना हो तो सबसे पहले हम बीकर में जल लेंगे और तब उसमें जो है अम्ल की थोड़ी बूंदें आप ऐड करेंगे। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ी लिए हैं कि अम्ल की, ये एक आपको चार्ट बना के यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ल की अभिक्रियाएं, ये सब हमने डिस्कस कर ली हैं। धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन देते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ में भी लवण और जल देते हैं, क्षार के साथ में लवण और जल देते हैं, क्षारक के साथ में अम्ल की अभिक्रियाएं है ना ये। तो अम्ल जो है धातु कार्बन के साथ में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। ये सब बच्चों हमने डिस्कस कर रखा है, इसे क्षारक की अभिक्रियाएं हैं। ये सब हमने जो डिस्कस करी हैं अभी तक, ये आपके सामने चार्ट के फॉर्म में दिखा रखा है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है, अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, मतलब सभी अम्ल जो हैं क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षारक जो हैं कैसे आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों क्या है, यदि कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, जो अभी हमने कहा कि कंसंट्रेट कोई एसिड है या क्षार है, यदि हमें क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है तो हम इसे पानी मिलाएंगे। पानी में मिलाने पर बच्चों ऐसा क्या होता है, तो पानी में मिलाने पर अम्ल में बच्चों हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है, और क्षारक की प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाती है, इस आयन की सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों,
और नेक्स्ट जो है हम इस लेसन का बाकी पोर्शन करेंगे। थैंक यू।